नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड में हर हफ्ते सामने आने वाली खबरों का अब एक निश्चित सा पैटर्न बन चुका है। हर हफ्ते खबर आती है कि पहाड़ में फिर से गुलदार ने किसी को मार डाला। जैसे इसी हफ्ते पौड़ी में 4 साल की दृष्टि और भीमताल में 55 साल की हंसी देवी गुलदार का शिकार बनी है। हर हफ्ते की खबर आती है कि देहरादून में रोड रेज की घटना में फिर से किसी की जान चली गई या बेकाबू वाहन ने फिर से किसी को कुचल दिया। हर हफ्ते की ही खबर हो चली है कि कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब कोई बीमार पहाड़ के अस्पताल तक पहुंचता है तो वहां से भी उसे आगे ही रेफर कर दिया जाता है। हर हफ्ते की ही ये भी खबर हो चली है कि कभी किसी गर्भवती महिला को तो कभी किसी के मृत शरीर को ऐसे पोटली में बांधकर डंडों के सहारे सड़क मार्ग तक पहुंचाया गया। हर हफ्ते की खबर हो गई है कि फिर से कोई शव किसी नाले के किनारे या पुल के नीचे बरामद किया गया है और हर हफ्ते की खबर है कि पहाड़ का एक और स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसी एक एक खबर यूं तो विचलित कर देने वाली है, लेकिन उत्तराखंड में ये सब इतना कॉमन हो चुका है कि ऐसी खबरें अब जनता को विचलित तक नहीं करती। इन घटनाओं में जो लोग अपने परिजनों को खोते हैं, सिर्फ वही इसका दर्द समझ पाते हैं। बाकियों के लिए ये घटनाएं अब उत्तराखंड की नियति का हिस्सा बन चुकी हैं। लोगों को ये स्वीकार करवा दिया गया है कि जो लोग पहाड़ में रह रहे हैं वो जंगली जानवरों का शिकार तो बनेंगे ही। परिस्थितियां इतनी विकट हैं कि वहां डॉक्टर जाना पसंद ही नहीं करते, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी बना ही रहेगा। और सरकारी स्कूल में जब सरकारी मास्टर के अपने बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई और क्यों पढ़ेगा, इसलिए स्कूलों में छात्र संख्या तो घटेगी ही और संख्या घटेगी तो स्कूल तो बंद होंगे ही। इन्हीं तर्कों के साथ ये स्थापित कर दिया जाता है कि अब इसमें कोई सरकार या मंत्री आखिर करे भी तो क्या करे। अखबार और मीडिया घराने भी ऐसी खबरों को अब पीछे के किसी पन्ने पर 1 या 2 कॉलम में निपटाकर अपनी जिम्मेदारी निभा जाते हैं, जबकि पहले पन्नों की खबरों में छपता है कि आज नेताजी ने फिर से भौंकुच फरका दिया है और नेताजी अब सिर्फ धाकड़ ही नहीं रहे बल्कि अब धुरंधर भी हो चुके हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बढ़ते अपराध और पहाड़ी इलाकों के बांझा पड़ते जाने की खबरें अब इतनी आम हो चली हैं कि उन्हें लेकर मान लिया गया है कि कुत्ते इंसान को काट लें तो क्या खबर है। खबर तो तब है जब इंसान ही कुत्ते को काट जाए। एक पहाड़ी औखाड़ा है कि बूती मसूर, जामी धतूर, फूला ग्विराल और लग्या नरियुल, यानी बोया मसूर जमा धतूरा, फूल आए ग्विराल के और उगे नारियल। उत्तराखंड की स्थिति भी ऐसी ही हो चली है। कहाँ तो पहाड़ों के उद्धार के लिए पृथक पहाड़ी राज्य की मांग हुई थी, आंदोलन हुआ था, और कहाँ 25 साल के उत्तराखंड में आज पहाड़ों को ही घाम लगा दिया गया है। उत्तराखंड की जो स्थिति आज बन चुकी है, क्या वो वाकई ऐसी स्थिति है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता और उसे ही नियति मानकर स्वीकारने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा हो? नहीं, हकीकत ये है कि हमारी सरकारें और उनका तंत्र इस व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखना चाहता है, इसलिए ये ऐसी ही बनी हुई है। सरकार और उसके तंत्र की नीयत ही नहीं है कि इस व्यवस्था को सुधारा या ठीक किया जाए। आप छोटे छोटे उदाहरणों में ही देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे भ्रष्ट तंत्र का सीधा मुनाफा सरकार में बैठे लोगों को होता है, इसलिए वो तंत्र को भ्रष्ट ही बनाए रखते हैं। सबसे पहले देहरादून शहर में बढ़ते अपराधों का ही मामला देखिए। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही लिहाज से देहरादून कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि यहाँ कानून व्यवस्था को मजबूत रखना सरकारी तंत्र के लिए असंभव हो जाए, लेकिन फिर भी देहरादून में हर तरह के अपराध धड़ल्ले से हो रहे हैं और इन पर लगाम लगाने में पूरा तंत्र विफल है। ऐसा इसलिए है कि इन अपराधों की जड़ें जहां पहुंचती हैं वहां वही लोग बैठे मिलते हैं जो तंत्र को चला रहे हैं। देहरादून में कई अपराध तो देर रात तक चलने वाले पब्स और वहां से निकलने वाली उन गाड़ियों से होते हैं जो नशे में धुत होकर चलाई जा रही होती हैं, लेकिन इन पब्स और क्लब्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इनमें से लगभग हर एक क्लब किसी न किसी नेता, मंत्री या उनके सगे संबंधियों के हैं। इसलिए ये क्लब्स रात रात तक चलते हैं, तय समय सीमा के बाद भी खुले होते हैं। इनके भीतर और बाहर लगभग हर वीकेंड छोटे बड़े झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। जब तक किसी की हत्या ही ना हो जाए इनका चालान तक नहीं होता, और हत्या जैसे अपराध होने पर 1-2 चालान काट दिए जाते हैं, लेकिन बमुश्किल 2 से 3 दिन बाद स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली बन जाती है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। ये वीडियो था एक ऐसी पार्टी का जो देहरादून स्थित एक होम स्टे में चल रही थी और जहां बिना लाइसेंस के सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि प्रतिबंधित ड्रग्स भी खरीदे और बेचे जा रहे थे।
इस पार्टी में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अचानक छापा मार दिया था, लेकिन तभी भाजपा के एक बड़े नेता वहां पहुंचे और उल्टा छापा मारने वाले अधिकारी को ही धमकाने लगे। उन्होंने फिर सरकार में बैठे किसी बड़े मंत्री को मौके से ही फोन लगाया और मामला उसके बाद दबा दिया गया। किसी ने नहीं पूछा कि उस पार्टी में आखिर प्रतिबंधित ड्रग्स कहां से पहुंचे थे और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। ऐसे ही आप एक दूसरे मामले को गौर से देखिए। पूरे उत्तराखंड में अभूतपूर्व तेजी से बीते कुछ सालों में शराब के ठेके खुले हैं और लगातार खुलते ही जा रहे हैं। आज भी नैनीताल जिले के बजून गांव से लेकर बागेश्वर के शामा तक और गढ़वाल के कई इलाकों में शराब की खुलती दुकानों का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार का तर्क है कि शराब से राज्य का राजस्व बढ़ रहा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता को चार्वाक दर्शन में विश्वास रखते हुए पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते के सिद्धांत पर चल निकलना चाहिए। राजस्व के आंकड़े बता रहे हैं कि जनता इस सिद्धांत का पालन करने भी लगी है, लेकिन इसमें भी शराब की ओवर रेटिंग का मामला देखिए और इसके खेल को समझिए तो आप जानेंगे कि कैसे यहां अरबों रुपए का काला धन पैदा किया जा रहा है और भ्रष्ट तंत्र को खाद पानी यहीं से मिल रहा है। उत्तराखंड के लगभग हर शराब के ठेके पर 10-15 रुपए से लेकर 40-50 रुपए प्रति बोतल या उससे भी ज़्यादा की ओवर रेटिंग की जा रही है। देहरादून जैसे शहरों में जहां एक एक ठेके से दिन की हज़ारों बोतलें बिक जाती हैं, वहां ये 2 नंबर की वसूली एक एक ठेके में लाखों रुपए की हो जाती है। आबकारी विभाग चाहे तो इस वसूली को एक दिन में रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि ये अवैध पैसा सिर्फ ठेके वालों में ही नहीं बल्कि पूरे सरकारी तंत्र में बढ़ता है। सविन बंसल जैसा कोई जिलाधिकारी कभी अगर औचक निरीक्षण करते हुए किसी ठेके का चालान कर भी देता है तो भी ठेके वालों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो चालान के रूप में जो रकम चुकाते हैं उससे ज़्यादा तो वो हर दिन 2 नंबर की कमाई कर लेते हैं। इसलिए गाहे बगाहे चालान भुगतने के बाद भी ठेका प्रॉफिट में ही रहता है और ये व्यवस्था ऐसे ही चलती जाती है। काले धन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ साल पहले नोटबंदी करवाई थी और पूरा देश कई हफ्तों और महीनों तक लाइनों में लग चुका था। लोगों ने तब पूरी शिद्दत से प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन भी किया था कि चलो संभवतः देश हित में कुछ हो रहा है तो निजी तकलीफ झेल ली जाएगी। लेकिन आज जब हर रोज भाजपा की ही सरकारों में हर एक ठेके से इतना काला धन जनरेट किया जा रहा है, तब लोगों को ये एहसास तक नहीं होने दिया जा रहा कि उनके अगल बगल ही हर रोज कैसे लाखों करोड़ों का काला धन पैदा किया जा रहा है और जिसे पैदा करवाने में खुद सरकार की मिलीभगत है। सरकार की ऐसी ही मिलीभगत लगभग हर एक क्षेत्र में है, फिर चाहे वो खनन का क्षेत्र हो या किसी भी अन्य सरकारी योजना का। जिन लोगों पर इन योजनाओं को पारदर्शी बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो खुद ही इतने बेलगाम हैं कि नियमों कानूनों को उन्होंने खुद ही पूटमूड़ कुचा दिया है। आप लोग ये तस्वीरें देखिए, ये उत्तराखंड सरकार की उन गाड़ियों की हैं जिनमें राज्य के बड़े बड़े अधिकारी और दायित्वधारी चलते हैं। ये सारी वो टैक्सीज हैं जिन पर कायदे से पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए, लेकिन इन गाड़ियों में न सिर्फ फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई है बल्कि पूरी तरह से फर्जी एक होलोग्राम भी चस्पा कर दिया गया है। ऐसी दर्जनों गाड़ियां हर रोज सचिवालय में दाखिल होती हैं और निकलती हैं और इनमें वही लोग सवार होते हैं जिन पर कायदे से ऐसा फर्जीवाड़ा रोकने की जिम्मेदारी होती है। जब उच्च सरकारी अधिकारी खुद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे हैं, कानून का खुले आम उल्लंघन कर रहे हैं और पूरा तंत्र उन्हें देखकर इतना तो चलता है वाले मोड में है, तो ऐसे तंत्र से क्या ही उम्मीद की जाए कि वो नियमों का पालन करवाएंगे। हकीकत ये है कि सब ने खुद को इसी तंत्र के अनुसार ढाल लिया है और इसी में अपने अपने हित साधने के लिए जगह बना ली है। ये तंत्र अब इतना मजबूत हो चुका है कि जब कोई इस तंत्र पर सवाल उठाता है तो एक बड़ा वर्ग सवाल उठाने वाले को ही तकलीफ देने लगता है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जनता को अपने आसपास नजर आती खराब व्यवस्था से ज़्यादा भरोसा सोशल मीडिया पर नजर आते नैरेटिव पर होने लगता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को ही देखिए, जो इन दिनों बंगाल में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि बंगाल में उत्तराखंड की तरह डबल इंजन की सरकार बन जाए तो उनका भी भला हो जाए। जबकि उत्तराखंड में डबल इंजन का असर ये है कि यहाँ पहाड़ के पहाड़ बांझा पड़ चुके हैं। देहरादून की सड़कों की स्थिति से हम सभी परिचित हैं, लेकिन इन दिनों ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास सड़क को चमकाया जा रहा है क्योंकि संभवतः 14-15 अप्रैल को प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने। इसलिए जल्दी जल्दी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी से सींचा जा रहा है, उनकी ग्रूमिंग की जा रही है, महीनों से उजाड़ पड़ी नालियों को ठीक किया जा रहा है।
ताकि जिस दिन मोदी जी यहाँ आकर गाड़ी की छत से हाथ हिलाते हुए रैली निकालें, उस दिन अच्छी फोटोज क्लिक हो सके और अच्छी रील्स बन सके और देश भर को बताया जा सके कि उत्तराखंड देवभूमि तो वाकई स्वर्ग से सुंदर हो चुकी है। दिलचस्प यह है कि उत्तराखंड से बाहर के ही नहीं, उत्तराखंड के भी कई लोग अपनी आसपास की सारी स्थिति को देखने के बाद भी इस बात का यकीन कर लेते हैं। और जिन लोगों के मन में ये सवाल आता भी है कि इस व्यवस्था में चीज़ें ठीक तो नहीं ही चल रही, उनके मन में इसके साथ ही एक और सवाल भी घर कर जाता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। भाजपा राज में अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं तो कांग्रेस राज में कौन सा ठीक थी? तब भी तो ऐसी ही स्थिति थी, जो कि वाजिब सवाल भी है। उत्तराखंड की ही बात करें तो यहाँ जो स्थिति कांग्रेस की सरकारों में रही, कमोबेश वही स्थिति भाजपा सरकारों में भी रही। हर कार्यकाल में कुछ बेहतर जरूर हुआ, लेकिन लूट का जो तंत्र बना हुआ है वो हर सरकार में वैसा ही रहा। इसका सीधा सीधा अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि यहाँ एक बार जो आदमी विधायक या मंत्री बन जाता है, कैसे उसकी संपत्ति अपनी आय से कई कई गुना बढ़ जाती है, वो चाहे फिर भाजपा सरकार में मंत्री हो या फिर कांग्रेस सरकार में। और फिर उत्तराखंड में तो दोनों ही सरकारों के मंत्री सेम हैं, जो पहले कांग्रेस से मंत्री थे आज भाजपा से हैं। इस सरकारी तंत्र में ऐसा भी नहीं है कि लीक से हटकर और ईमानदारी से काम करने वालों की कमी हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को पूरा तंत्र मिलकर हाशिए पर धकेल देता है। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी इसका जीता जागता प्रमाण हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में ही कई घोटालों को उजागर किया, लेकिन बदले में उन्हें ऐसे ऐसे ट्रांसफर मिले जहां वो न्यूनतम असर डाल पाएं। इस व्यवस्था का ठीक होना नामुमकिन भी नहीं है, बशर्ते हमारे नेताओं को ये एहसास होता रहे कि उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता ने किसी भी समस्या को राज्य की नियति मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि वो जवाब मांगने को तैयार खड़ी है और अपराधों या भ्रष्टाचार को नॉर्मलाइज किए जाना जनता कतई स्वीकार नहीं होने देगी। छोटी छोटी समस्याओं पर ही जनता लगातार अगर मुखर होकर बोलती रहे तो उससे पैदा हुआ जन दबाव हमारे नेताओं को ऐसे बौग मारने से तो बचा ही सकता है। इसी हफ्ते अल्मोड़ा से एक इजरायली महिला का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया था कि अल्मोड़ा बाजार में उन्हें कोई भी साफ पब्लिक टॉयलेट तक नहीं मिला। इन महिला का वीडियो राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों तक में खूब चला, तो बहुत संभावना है कि अब जल्द ही अल्मोड़ा में सार्वजनिक शौचालय खुल जाए या मौजूदा शौचालयों की व्यवस्था सुधार दी जाए। अपने आसपास की ऐसी समस्याओं पर, जहां अस्पताल में डॉक्टर न हो, स्वास्थ्य उपकरण न हो, ओवर रेटिंग हो रही हो, सड़क ठीक ना हो, कूड़े का निस्तारण ठीक ना हुआ हो, घूस मांगी जाती हो, फर्जी नंबर वाली उत्तराखंड सरकार की गाड़ियां चलती हों, अवैध खनन होता हो, ऐसे मुद्दों पर फंडफूक बोलते हुए आगे बढ़ जाने से बेहतर है कि अपने स्तर पर छोटी ही सही लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाई जाए। ये आवाज़ें बुलंद होंगी तो इस तंत्र को मजबूर होना पड़ेगा सुधरने के लिए। आप कोशिश करके देखिए ऐसी हर समस्या को उठाने की, और इसमें हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे कि आपकी आवाज़ मजबूत हो सके। आप अपने क्षेत्र की ऐसी हर समस्या को हमें भेजें और हम उसे एक्स्ट्रा कवर में जगह देंगे। ऐसी फर्जी नंबरों वाली सरकारी गाड़ियां आपको जहां कहीं भी नज़र आती हों, आप उसकी फ़ोटो लेकर हमें भेजिए। आज तो हमने इन गाड़ियों के नंबर प्लेट ब्लर किए हैं, लेकिन ये व्यवस्था यूं ही रही तो अगली बार हम इनके नंबर सहित इनको फ्री में प्रचार देंगे, ताकि ये जहां से भी गुजरें लोग इन्हें पहचानें कि ये TETB नंबर वाली गाड़ियां पीली की जगह सफ़ेद नंबर प्लेट में घुमाने वाले अधिकारी आखिर हैं कौन। आप ओवर रेटिंग से पैदा हो रहे काले धन को चुकाने से मना करें या मांगने वाले का वीडियो बनाकर हमें भेजें। आप अपने आसपास की ऐसी हर समस्या को भेजें और उस पर मुखरता से बोलें, ताकि सरकार के दावों और हकीकत के फासलों को हम मिलकर पाट सकें। जैसे बीते हफ्ते देहरादून के GMS रोड निवासियों ने हमें बताया कि स्थानीय विधायक ने वहां नाले के पानी को एक निजी प्लॉट में डाइवर्ट करवा दिया है, क्योंकि एक पॉश कॉलोनी के कुछ लोगों को चाहिए था कि नाले का रुख ही बदल दिया जाए। इसलिए विधायक ने नाले को सुधारने की व्यवस्था नहीं की, बल्कि उसे एक निजी प्लॉट में खोल दिया, ताकि उसकी दुर्गंध अमीरों को परेशान न करे। उधम सिंह नगर के रहने वाले विकास कुमार ने भी अपने क्षेत्र में चल रही एक धांधली के बारे में हमें लिखा है। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों, अधिकारियों और देश के प्रधानमंत्री तक को सूचित किया है कि खटीमा में कुछ निजी व्यापारी कैसे सरकारी राशन को सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं और अपनी निजी राइस मिल और अन्य कंपनियों के जरिए ठिकाने लगा रहे हैं। विकास कुमार का आरोप है कि सरकारी राशन के गोदाम यहां कुछ निजी व्यापारियों के मिल परिसर में स्थित हैं, जहां से ये लोग गरीबों के लिए आने वाले राशन को खुद ही चट कर जाते हैं। विकास कुमार के आरोप में अगर सच्चाई है तो निश्चित ही ये खेल स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी विकास जैसे लोगों का लगातार आवाज़ उठाना ही इस भ्रष्ट तंत्र को एक न एक दिन ज़रूर तोड़ेगा।
उत्तराखंड सरकार के दावों के बीच स्वास्थ्य संबंधी एक ज़मीनी हकीकत हमें रेखा नेगी ने भी भेजी है। रेखा पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में टाइप 1 डायबिटीज़ से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों की मदद कर रही हैं। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड में टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित बच्चों को सरकारी अस्पतालों से नियमित रूप से इंसुलिन इंजेक्शन और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण ये बच्चे और उनके परिवार भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए ये स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि वे निजी स्तर पर इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। पिछले 1 वर्ष में डायबिटीज़ अवेयरनेस के नाम पर सरकार द्वारा सिर्फ दिखावा किया गया है। ज़मीनी स्तर पर न तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और न ही कोई ठोस और प्रभावी व्यवस्था बनाई गई है। इसके उलट इस विषय पर काम करने वाले हम जैसे लोगों को सहयोग देने के बजाय कई बार अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। मेरा प्रोजेक्ट, जो वर्षों की मेहनत और स्थानीय ज़रूरतों की समझ पर आधारित था, उसे बिना किसी सूचना के बाहरी लोगों को सौंप दिया गया, जिन्हें उत्तराखंड की वास्तविक परिस्थितियों का कोई अनुमान नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। हमने इस समस्या को लेकर लगातार आवाज़ उठाई। मैंने स्वयं एवं कई प्रभावित परिवारों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने डीजी हेल्थ, हेल्थ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र लिखे, लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए ये समस्या और भी विकट है। वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच पहले से ही सीमित है। कई माता पिता ऐसे हैं जो अकेले या सिंगल मदर अपने एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। उनके लिए नियमित इंसुलिन और चिकित्सा सहायता न मिलना जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति पैदा कर देता है। दुर्भाग्यवश इस लापरवाही की वजह से पिछले 1 साल में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जो समय पर उचित इलाज और इंसुलिन न मिलने के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। वर्तमान में भी एक बच्चा अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मासूम जिंदगियां हैं जो हमारी व्यवस्था की लापरवाही का शिकार हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के बाद से मंत्री सुबोध उनियाल इन दिनों खूब एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। उनसे अपेक्षा है कि इस दिशा में जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। 12 मासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर नज़र आ रहे इस QR कोड और UPI ID के ज़रिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, प्रहलाद, प्रणाम।